चलो चैप्टर 14 तुम्हारा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लॉ, तो हम इसको रेरा कहते हैं, RERA, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं वैसे, राइट। तब हम ना इस चैप्टर में ये सब पढ़ने वाले हैं। जो ये ना चैप्टर तुम्हारा पता है चैप्टर क्या है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ है ना, तो कमर्शियली ये क्या क्या लॉज हैं जो तुम्हारे कमर्शियली काम आते हैं, वन ऑफ देम बीइंग रेरा, राइट। तो ना रेरा इज़ अ लॉ वेर इन विच टॉक्स अबाउट कि हाउ अ प्लेस, हाउ अ बिल्डिंग और हाउ अ एरिया इज़ कंस्ट्रक्टेड, जिसके हिसाब से वो किस अथॉरिटी के हिसाब से क्या रेगुलेशंस लेने पड़ते हैं, क्या आपको एडमिनिस्ट्रेशंस लगती हैं, क्या अप्रूवल्स होते हैं, सारे कुछ का ध्यान रखना पड़ता है, आपको वो सब बताया हुआ है, राइट। कुछ ये सब बताया है, कुछ उसके हिसाब से बताया हुआ है कि अगर आप करंट लेजिस्लेशन के हिसाब से देखोगे तो व्हाट आर द, जैसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, हम ये रखना चाहते हैं कि प्रॉपर्ली रेगुलेट हो। तो हमने ऐसा कितनी बार सुना होगा कि ऐसे कोई बिल्डिंग है वो बन रही है और बनते बनते ऐसा हुआ कि उसका काम रुक गया, जो लोग थे जिनका घर उन्होंने वहाँ पे बुक किया था उन सबके पैसे अटक गए, प्रॉब्लम हो रही है। कितनी बार तुमने ऐसा सुना है कि कभी भी बनती हुई बिल्डिंग में तो मत ही घर डालो, कोई पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, राइट। इट इज़ एज अ प्रिकॉशन या एज अ कॉशन तुमको बोला जाता है, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। एक तरीके से अगर वो बनती हुई बिल्डिंग में आप घर लेते हो तो आपको वो घर थोड़ा सस्ता पड़ता है, द बिल्डर गेट्स अ बिट अमाउंट ऑफ फंड्स, राइट। तो इकोनॉमी में आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पर क्योंकि यहाँ पर इतनी इरेगुलरिटीज़ है तुम नहीं डालोगे पैसा, इट इज़ नॉट अ सेफ इन्वेस्टमेंट, राइट। सो यार ये सारी चीज़ें इकोनॉमी के लिए तो अच्छी नहीं है ना। रेरा एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि सारी चीज़ों में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए, रेगुलेशन आए, प्रॉपर काम हो, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, पेनल प्रोविजंस हो, कोई एरिया हो या कोई जगह हो जहाँ पर आप जाकर केस कर सको, राइट। सो यू शुड गेट सम गुड रिसोर्स, ऐसा प्रॉपर हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ इन दिस एक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द रियल एस्टेट का डेवलपमेंट वाले एक्ट्स, डेवलपमेंट वाले एक्ट्स नहीं, डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, वो लॉ के बारे में बात करते हैं जो उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। कुछ हल्का फुल्का तुम्हें समझ में आ रहा है, बाकी अपने पढ़ते हैं तो यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा चैप्टर बोर है, थोड़ा है, आई विल ट्राई टू मेक इट एज मच इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, बाकी देखते क्या है, ठीक है। अब ना ये अपना मैं इसमें कुछ तुम्हें लिखवाऊंगी, वो लिखते रहना क्योंकि इस चैप्टर की वर्डिंग थोड़ी सी उटपटांग है, राइट। फर्स्ट तुम्हारा, क्योंकि ये नया लॉ है, तुमने इतना बारे में इसके बारे में कुछ सुना नहीं है, तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ आ जाओ। रियल एस्टेट सेक्टर प्लेज अ कैटलिटिक रोल। कैटलिटिक मतलब एकदम बहुत हाँ इनिशियल नहीं, कैटलिस्ट वो बेसिकली कि प्रमोटिंग मतलब एनकरेजिंग टाइप का कि ऐसे इट इज़ अ फैक्टर विच हेल्प्स यू ऐसा गो फॉरवर्ड, ऐसा, राइट। तो रियल एस्टेट सेक्टर प्लेज अ कैटलिटिक रोल इन फुलफिलिंग द नीड्स एंड डिमांड्स फॉर हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये आपको हेल्प करता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नीड और डिमांड आपका रिलेटेड टू हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब पूरा हो, राइट। तो रियल एस्टेट सेक्टर से ही तो ये सब पूरा होता है ना, करेक्ट, इन द कंट्री एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द इकोनॉमी। ये तुमको समझ में आ रहा है, राइट। वाइल द सेक्टर हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द रिसेंट ईयर्स, इट हैज़ बीन largely unregulated with the absence of professionalism and standardization and lack of adequate consumer protection. It has no sectoral regulators like there are 4 other specific regulators like insurance के लिए हमने IRDA एक्ट, टेलीकॉम, स्टॉक मार्केट, सबके लिए हमने प्रॉपर लॉज बनाए। सेबी मार देगी अगर तुमने कुछ उल्टा पुल्टा किया तो, राइट। IRDA आई प्रॉपर अथॉरिटी है, हर चीज़ का ध्यान रख रही है, तुम कुछ एक गलत एडवर्टाइजमेंट निकालो तुम पर पेनल्टीज़ लग जाती हैं। तो जब ये सारे सेक्टर में इतना ज़्यादा रेगुलेशन है तो वाई नॉट इन दिस सेक्टर, करेक्ट। और ये तो इतनी बड़ा इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा है तो वाई नॉट, करेक्ट। तो उन्होंने यही बोला कि ये वाले सेक्टर्स, दिस सेक्टर लैक्स रेगुलेशन, राइट। उन्होंने ये बोला इट लैक्स एडिक्वेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तुमने अभी चैप्टर पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, उस चैप्टर में जहाँ पर भी तुमने पढ़ा ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वहाँ गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है। और गुड्स मतलब सिर्फ मूवेबल गुड्स, इमूवेबल तो आता ही नहीं है ना उसमें। तो अगर तुम्हारे साथ ये गर्भ खराब हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो कहाँ जाओगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में तो जा ही नहीं सकते, पंगा हो गया ना। तो तुमने बहुत सारा देखा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ़ दैट इज़ द केस तो फिर कहाँ जाएँ। इसलिए देर आर वेरियस, मतलब देर वॉज अ वैकेंसी ऑफ लॉज ऑफ रेगुलेशंस, इसीलिए हमने ये लॉ बनाया कि भाई ज़रूरी था।
और हिस्ट्री इज़ विटनेस टू द फैक्ट दैट वेन एवर सेक्टोरल रेगुलेटर्स लाइक सेबी, IRDAI, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेशन वाला कि ना एक्सेट्रा हैव बीन फॉर्म्ड, दे हैव हेल्प्ड इन डीपनिंग द मार्केट एंड मेड इट मोर रोबस्ट मतलब फास्ट, बेटर. Through Consumer Protection Act, though Consumer Protection Act is available as a forum to the buyers in, अच्छा मिलता है, सॉरी गलत बोला, गुड्स सर्विसेज के अलावा इमूवेबल के लिए भी आपको मिलता है. हमने एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था रेंट वाला कि अगर आप रेंट देते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सर्विसेज भी ले रहे हो रेंट के, राइट. सो यू गेट इट बट वो इनएडिक्वेट है, ऐसा है. गुड सर्विसेज के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है बट द एक्ट इज़ इनएडिक्वेट फॉर द रियल एस्टेट. केवल पूरा नहीं पड़ता, उसके प्रोविजंस पूरे नहीं पड़ते, आपको कंप्लीट रिड्रेसल नहीं मिलता. ठीक है. तो अब यहाँ पर दो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ अवेलेबल है ना, इज़ अवेलेबल एज अ फोरम टू द बायर्स इन द रियल एस्टेट, द रिकोर्स इज़ ओनली क्यूरेटिव एंड इज़ नॉट एडिक्वेट टू एड्रेस ऑल द कंसर्न्स ऑफ द बायर्स एंड प्रमोटर्स इन दैट सेक्टर. ठीक है. यहाँ तक क्या आपने क्या उल्टा फुल्टा याद रखते हैं यार, कितनी गलत बात है. नाउ इन द व्यू ऑफ द अबव, Parliament enacted the Real Estate Regulation and Development Act 2016, which aims at protecting the rights and interests of consumers and promoting of uniformity and standardization of business practices and transactions in the real estate sector. कुछ हल्का फुल्का समझ में आया है? हल्का फुल्का आएगा तो चलेगा. बेसिक इंट्रोडक्शन है ये, तो इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला बट ये तुम्हें आंसर्स लिखने में हेल्प करता है. ठीक है. यहाँ तक क्लैरिटी है. ऑब्जेक्टिव्स मार्क कर लो फिर. नेक्स्ट तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? टू रेगुलेट एंड प्रमोट द रियल एस्टेट सेक्टर. दूसरा, टू इंश्योर सेल ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में बी, और सेल ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. तो मेन पॉइंट है तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर. ऑब्जेक्टिव है पहला प्रमोशन, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, तीसरा कंज्यूमर इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर. ठीक है. हेडिंग्स मार्क कर लो या मार्क लिख लो ना. प्रमोशन, ट्रांसपेरेंसी, कंज्यूमर इंटरेस्ट. कितना टाइम जाएगा ये लिखने में? डन यहाँ तक? चलो शाबाश. नेक्स्ट तुम्हारा अभी है सेलियंट फीचर्स. आ जाओ, वो केस चलेगा, डोंट बॉदर. सेलियंट फीचर्स अभी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ बीन आस्क्ड, सब कुछ है. ठीक है. तो लेट अस रीड इट, जो समझ आता है ठीक है. बाकी तुम्हारा चैप्टर के बाद हम वापस ही रेफर कर लेंगे क्योंकि फीचर्स मोस्टली पूरे चैप्टर से रिलेटेड होते हैं ना, इसलिए. तो पहला, इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं? एक्ट चाहता था कि एक अथॉरिटी बनाई जाए. ठीक है. एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जो प्रॉपरली रेगुलेट करे और प्रमोट करे रियल एस्टेट सेक्टर को. जैसे सेबी का एक्ट था, सेबी एक्ट सिक्योरिटीज़ मार्केट है, राइट. तो वो एक्ट चाहता था कि सेबी बने, राइट. इसलिए इंश्योरेंस एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट चाहता था कि IRDAI बने. वैसे रियल एस्टेट एक्ट चाहता है कि रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा बने, राइट. नेक्स्ट है इंश्योर सेल ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग एज द केस में बी इन एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप क्या खरीद रहे हो, कहाँ खरीद रहे हो, किस हिसाब से आपको स्क्वायर फीट मिल रहा है, कितना आपको राइट्स मिल रहेंगे इसके साथ, क्या आपकी राइट्स हैम्पर हो रही हैं, क्या राइट टू पैसेज है, जो भी एक्सेट्रा आपको मिल रहा है वो सब आपको मिले. अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आप घर ले रहे हो तो उसका क्या आपके पास रेमेडियल एक्शंस है अगर कुछ उल्टा फुल्टा हो गया तो वो सब. उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो बेसिक फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव वाले टेप दिए उन्होंने. उसके बाद तुम्हारे है एजुडिकेशन. एजुडिकेशन मैकेनिज्म्स क्या है? डिसीजन मेकिंग बॉडीज, कोर्ट्स, रिड्रेसल्स, कहाँ पर जाओगे, स्पीडी डिस्प्यूट रिड्रेसल, ऑल्सो टू एस्टैब्लिश द एपेलेट ट्रिब्यूनल टू हियर अपील्स, राइट. तो एजुडिकेशन, ट्रिब्यूनल, अपील्स, ये सारा तुम्हारा 4th पॉइंट हो गया, राइट. तो तुम्हारे 4 पॉइंट्स जाने, 5, 6 रहने दो. 7th पॉइंट मार्क करो जो तुम्हारा रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विद सम एक्सेप्शंस नीड टू बी रजिस्टर्ड विद रेरा. जो भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट होंगे ना रेसिडेंशियल वाले भी, उनको रेरा के साथ, इस अथॉरिटी के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा. हाँ, कुछ होएगा कि कुछ लोगों को नहीं करवाना पड़ता होगा या ज़्यादा करवाना पड़ता होगा, राइट. देन यू हैव थर्ड लास्ट पॉइंट तुम्हारा, एक पॉइंट छोड़ के, registration of the project, the promoter must upload details of the project on the website of RERA.
तो यानी कि डिस्क्लोजर्स, इस पॉइंट का हेडिंग होगा डिस्क्लोजर्स, कि तुम्हें प्रॉपर डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे वेबसाइट पे रेरा के। लिखो ना, जब मैं बोल रही हूँ डिस्क्लोजर तो पेन क्यों नहीं चलता तुम्हारा साथ के साथ? क्या बोल रहे थे? डिस्क्लोजर्स। हाँ, हेडिंग है इस पॉइंट का डिस्क्लोजर्स, लिखो, इस हिसाब से याद रहेगा। कहीं पर भी लिख रहा है तो अगला पॉइंट था ये, नेक्स्ट पॉइंट का था ये हेडिंग। अच्छा, ये लो। पे अटेंशन, लास्ट पॉइंट, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम बायर्स फॉर अ प्रोजेक्ट मस्ट बी मेंटेन्ड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड मस्ट ओनली बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। राइट, अगर तुमने बायर से पैसे ले लिए हैं, कोई अलॉटमेंट लिया है, प्री बुकिंग चार्जेस लिए हैं, तो वो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, किस बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, उसका प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? प्रॉपर रिकॉर्ड में चाहिए। हाँ, प्रॉपर रिकॉर्ड, रेगुलेशन, वो बैंक अकाउंट ही अलग रखो, वो पैसे ही अलग रखो, उसको इस हिसाब से रखो कि वो और कहीं यूज़ ना हो। करेक्ट? ठीक है, तो जैसे भी आप पैसा जैसे भी आप मान रहे हो है ना, एक कोई प्रोजेक्ट होता है वो अलग अलग स्टेजेस में कंप्लीट होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो, एक प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेजेस में कंप्लीट होता है। स्टेज 1 कंप्लीट हुआ कि भाई हमारी ज़मीन का सारा मेन वो फाउंडेशन का काम हो गया है। उसके बाद स्टेज 2 होगा कि हमने स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा इतने फ्लोर तक का हमने कर दिया है। उसके बाद तुम्हारे फिटिंग्स होएंगे, कुछ और मैकेनिकल वर्क होएगा, जो भी यार अलग अलग तुम्हारे कंस्ट्रक्शन में होता है। तो दे कीप इट इन स्टेजेस। जैसे जैसे स्टेजेस ख़त्म होते होते हैं ना, वैसे वैसे तुमसे पैसा मांगा जाता है। राइट, इतना ख़त्म हो गया अब इतना पैसा दे दो, इतना ख़त्म हो गया अब इतना पैसा दे दो। तो अगर स्टेज वाइज कंप्लीशन हो रही है तो ये रेरा क्या अथॉरिटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि सच में उतना ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ है, वो चेक करे। उसके अलावा जो पैसा तुम और ले रहे हो वो आगे वहीं लगे जहाँ पर लगना चाहिए था, जिसके लिए तुम पैसा मांग रहे हो। राइट, यू गेटिंग इट, यू नॉट यूजिंग इट ऐसे इधर उधर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लगा दिया, या ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नो कि पैसा कहाँ लग रहा है। जो अगर कहीं और लग भी रहा है तो इट शुड बी रीजनेबल, या वो प्रॉपर लॉज जैसे आगे बताए होंगे। ठीक है, विल रीड इट साथ साथ। उसके अलावा एडवांटेजेस देख लो, अच्छा रह रहा आया। उसके बाद इंक्रीज एफडीआई मतलब बाहर से पैसा आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पॉइंट। राइट, तो एफडीआई आया। दूसरा कस्टमर मैनेजमेंट हुआ, कस्टमर मैनेजमेंट, लोग जो खरीद रहे हैं प्रोडक्ट्स उनके लिए अच्छा है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हुआ, प्रोजेक्ट प्लानिंग बेटर हुई। राइट, कि हमने सेपरेट टाइमलाइंस दिया हर चीज़ का। ऐसा नहीं बोला कि 6 साल लगेगा भाई इसको बनाने में, ऐसा नहीं, प्रॉपर बोलो कि 4 साल में या 2 साल में इतना होगा, अगले 2 साल में इतना होगा, अगले 2 साल में इतना होगा। टाइम ड्यूरेशन भी डिवाइड करी हुई है। हाँ, प्रोजेक्ट प्लान अच्छे से हो गया ना। फिर हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना कि हम प्लान करते हैं कि हम लोग ये टैक्स पढ़ते हैं, हम उसके अलावा ये करते हैं, हम उसके अलावा वो करते हैं। या तो मैं तुम्हें बता दूँ कि हाँ तुम बैठे रहो, तुम्हारा दिसंबर में पेपर है ना, तो ऐसा करेंगे तुम्हारा नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होएगा, तुम्हें भी तो एक आइडिया मिले कि भाई क्या आप पहले टैक्स करवाओगे, आप क्या करोगे क्या नहीं। तो वो प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रॉपर हो। जब प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है तो यू ऑल्सो गेट एक तरह सेफ्टी मिलती है कि भाई अच्छा हाँ सब ऐसे हो रहा है। राइट, नेक्स्ट तुम्हारे पास है ट्रांसपेरेंसी, लास्टली रिडक्शन इन लिटिगेशन मतलब कि केसेस कम होते हैं, पंगे कम होंगे तो केस कम होंगे, केस कम होंगे तो प्रॉपर जुडिशरी पे भी कम, सब पे कम भार। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस पर आ जाओ। बेसिक तुम्हें पता है, एग्रीमेंट फॉर सेल तुम्हें पता है। अलॉटी पर आओ। अलॉटी मतलब कौन हुआ, वही इंसान जिसको हम प्रोजेक्ट या जिसको हम वो घर देने वाले हैं। ठीक है, अभी तक दिया नहीं है, मैं लिखवा दूंगी ये चीज़, एक सेकंड रुक जा। अलॉटी इन रिलेशन टू अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मीन्स द पर्सन टू whom a plot, apartment or a building as the case may be has been allotted or sold, whether as a freehold or leasehold or otherwise transferred by the promoter, and includes the person who subsequently acquires the said allotment through sale, transfer or otherwise। जिसको वो घर मिल रहा है, या मैंने मान लो अनुभव को अलॉट किया, ठीक है, पर अनुभव नहीं चाहता है इसको अब खरीदना, तो उसने तेरे को अलॉट कर दिया, तो तू भी एक अलॉटी ही हुआ ना इनडायरेक्टली। राइट, ठीक है, वहाँ पे लिख लो पर्सन टू whom, अलॉटी में लिख लो छोटा, पर्सन टू whom अ प्लॉट और अ प्लॉट कॉमा अपार्टमेंट और अ बिल्डिंग या जो भी इज़ अलॉटेड, इट इंक्लूड्स फुल स्टॉप, इट इंक्लूड्स अ सब्सिक्वेंट अलॉटी
ठीक है. However, does not include rentals. However, does not include rentals. ठीक है. डन है यहाँ तक? कोई डाउट? बन रही बात? Yes. कुछ थोड़ा सा ये चैप्टर उल्टा फुल्टा है, यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग. मेरे को भी हल्का फुल्का बोला हुआ है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. कहीं पर कुछ मिस्टेक होती है तो मैं खुद ही करेक्ट कर दूंगी तुम्हारा. बाकी तुम भी पढ़ो ध्यान से, मैं कुछ गलत तो नहीं समझा रही. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है. सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड which included real estate allottees within the definition of financial creditors under this section. ठीक है. अब ना पहली बात तो तुम ये समझो कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है ना. IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में तुमने वर्ड इंसॉल्वेंसी सुना हुआ है. क्या होता है इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंट हो गया बंदा, मतलब पे नहीं कर सकता. दिवालिया. हाँ, दिवालिया. राइट. तो इंसॉल्वेंसी जो वर्ड है ना, वो यूजुअली पर्सन यानी कि अदर देन इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंटिटीज़, फर्म्स, कंपनीज, इनके लिए यूज़ किया जाता है. राइट. बैंक्रप्सी सिर्फ इंडिविजुअल की होती है. अगर इंडिविजुअल है तो वो बैंक्रप्ट होगा, कॉर्पोरेट एंटिटी है तो वो इंसॉल्वेंट होएगी. ठीक है. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का कोड यानी कि एक ऐसा लॉ जो प्रोसेस के बारे में बताता है ना. आईपीसी ये तुम पढ़ते थे, राइट. आईपीसी क्या था? था उसमें जो इसमें था मेरे ख्याल से. इंडियन पेनल कोड तुम्हारा, राइट. ये तो चेंज नहीं हो गया अब? हाँ था, तभी तो बोल रही हूँ कि तुम्हारा आईपीसी जो था वो कोड था ना. कोड जब भी हम इंसॉल्वेंसी, हम एक्ट क्यों नहीं बोले? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी क्यों ऐसा क्यों नहीं बोले? रेगुलेशन या रूल्स क्यों नहीं बोले? कोड जो वर्ड होता है ना, कोड ऐसे लॉज के लिए यूज़ होता है जिस लॉ में प्रोसेस बताया हुआ है. ठीक है. तो ये पूरा अब लॉ है. इस लॉ के अंदर, इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर किस चीज़ से रिलेटेड होता होगा? इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर उनसे रिलेटेड होता होगा जो डेटर्स होते हैं और क्रेडिटर्स होते हैं. राइट. ये डेटर का दिवालिया निकल गया और क्रेडिटर को पैसे देने थे, यही होता है ना. बेसिक समझो एकदम. राइट. तो क्रेडिटर्स के अंदर दो टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं. समझो, क्रेडिटर के अंदर दो टाइप के क्रेडिटर होते हैं. एक होते हैं जिनको कहते हैं हम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, एक होते हैं जिनको हम कहते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. ठीक है. यहाँ तक समझ में है? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिनसे आपने पैसे लिए होते हैं और आप उनको पैसा नहीं दे पाते हो. या फिर सामान लिया होता है. हैं? या फिर सामान लिया होता है. फिर से मांग लिया तो क्या बोल? फिर सामान लिया. सामान लिया होता है. हाँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट. है ना. तो वही तुम्हारा, तुमने क्रेडिट पे गुड्स लिए जैसे जो बोल रहा है. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे तुम्हारे इसके पैसे देने बाकी हैं. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनका अलग काम होगा, मतलब उनसे जिनसे आपने स्पेसिफिकली लोन लिया है, जिनसे आपने पैसे उधार लिए, एडवांस लिए, कुछ ऐसा अलग वाला. ठीक है. इनसे आपका ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस यूजुअली नहीं होता है. आया समझ? अब जब हम लोग किसी भी बिल्डिंग में, हम बिल्डिंग की बात करते, बिल्डिंग में मैंने अपना एक फ्लैट को बुक किया. ठीक है. तो मैं उस जगह की, उस बिल्डिंग की अलॉटी बन गई. राइट. अब अगर मैं अलॉटी बन गई हूँ तो मैंने बुक करने के टाइम पर कुछ तो पैसे दिए होंगे ना. अब वो बिल्डर जो है वो बोलता है मैं तो बैंकरप्ट हो गया, या अगर मान ले उसकी कंपनी है तो बोलता है मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, अब तो मैं पैसे दे नहीं सकता हूँ. राइट. तो इस केस में बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी में आईबीसी जो लॉ होता है वो ये देखता है कि वो जो डेटर है, जो आदमी है जो बैंकरप्ट हो गया है, वो अपने क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल एज वेल एज फाइनेंशियल वालों को सारा पैसा लौटाए. अगर मान लो उसके पास उसके 100 रुपये थे और उसके पास अभी इस वक्त सिर्फ 80 बचे हैं, तो सबका कुछ कुछ कट के सबको थोड़े थोड़े पैसे मिल जाएं. ठीक है. समझा? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लिया अगर मेरे 100 रुपये का मैंने लोन लिया, मेरे पास 80 बचे हैं, तो मैं स्टार्टिंग के तो 80 को दे दूँ, एक बंदा जिससे मैंने 20 रुपये लिए थे उसको कुछ भी ना मिले. मतलब सबको सबको प्रोपोर्शनेटली सबका नुकसान, जैसे 2-2 रुपये का सबका नुकसान हो जाए. समझ गया.
आया समझ। ये आईबीसी का कोशिश होता है कि सबको प्रॉपर्ली पैसे मिल जाए, और एक उन्होंने हायरार्की बनाई हुई। इट इज़ अ वेरी बिग लॉ, वो तुम्हें नहीं पढ़ना है, फाइनल्स में आएगा, वहाँ पर तक पहुँचो पहले, राइट। तो तुम्हारा आईबीसी के अंदर ये सब है, करेक्ट। तो आईबीसी में उन्होंने बोला कि जब एक बिल्डर बैंकरप्ट होता है या ये पंगा करता है, तो हमने बोला हम अलॉटीज़ को फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दे देते हैं, ताकि तुम्हारे आईबीसी इनका भी रक्षा कर दे। ठीक है। आया समझ यहाँ तक। पहले ऐसा नहीं होगा या नहीं होता था। उन्होंने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की, फाइनेंशियल क्रेडिटर ही बोला ना, हाँ, फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन को चेंज किया और समझाया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विल इंक्लूड एनी अलॉटी विच हैज़ गिवन यू मनी टू गेट अ फ्लैट और बुक योर फ्लैट इन योर बिल्डिंग। आया समझ। तो पहले इनका पैसा रह जाता था, सिर्फ वो आते थे जिनसे आपने लोन लिया था या ऐसे एक्सेट्रा आते थे, और ये बेचारे नहीं आ पाते थे। नाउ बोथ द एक्ट्स, रेरा वाला और आईबीसी वालों ने कोलैबोरेट करके बोला कि भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल इंक्लूड अलॉटीज एज वेल, तो इसका पैसा हम यहाँ पर बचा लेंगे। आया समझ। दैट इज़ द केस। ठीक है। क्लैरिटी है? कोई डाउट है बताओ। ठीक। पक्की बात है? चलो शाबाश। क्या चीज़? लिख लो, लिख सकते हो तो। क्या लिखोगे? ये अभी आपने एक लाइन बोली थी, फाइनेंशियल क्रेडिटर मीन्स अलॉटी ऑल्सो, ऐसा कुछ बोला था आपने। इसमें लिखा है देख, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विच इंक्लूड रियल एस्टेट अलॉटीज विद इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है। वहाँ पे लिख लो या तो फाइनेंशियल एन अलॉटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज an allotee is also considered as a financial creditor and because he has given advance for the allotment for the allotment of a plot or a flat etc. ऐसा लिखना, for the allotment of a plot or a flat। आया समझ? डन? कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट, अपार्टमेंट वेदर कॉल्ड ब्लॉक, चेम्बर, ड्वेलिंग यूनिट, जो भी नाम से बोला जाए, अपार्टमेंट ही होता है। पर अपार्टमेंट में सिर्फ घर नहीं आता है, अपार्टमेंट में इधर फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोडाउन सब कुछ आता है। ठीक है। सूट कोई टेनेमेंट यूनिट बाय एनी अदर नेम, किसी भी नाम से अगर है, मीन्स अ सेपरेट एंड अ सेल्फ कंटेन्ड पार्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल कमर्शियल पर्पस। अब कारपेट एरिया, घर खरीदते या कुछ तो सुनता होता है कि कितना कारपेट एरिया इस जगह का। कारपेट एरिया मीन्स द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया और ऑफ एन अपार्टमेंट इंक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटेंडेड वॉल्स, areas under service shafts, exclusive balconies or veranda areas, and exclusive open terrace area, but includes the area covered by the internal partition walls of the apartment। वॉल वाला एरिया रखना है, अंदर वाला एरिया रखना, बालकनी और वरांडा रखना। समझा? प्रॉपर ये तुम्हारा जगह है। ठीक है। हर दीवार की भी एक डेप्थ होती है, मतलब ब्रेथ होती है। हाँ, ब्रेथ होती है, राइट। तो ये तुम्हारा ये आउटर वॉल हुआ, राइट। ये आउटर वॉल हुआ, ये आउटर वॉल तुम्हारा नहीं आएगा कारपेट एरिया में। आउटर वॉल आएगा, आउटर नहीं आएगा, ये नहीं आता है। बता दूँ मैं, इंटरनल वाला आता है। अब इसमें मान ले, अभी यहाँ पर
ऐसे एक कमरा ये है, ठीक है, ये पैसेज है और साथ में उसने एक कमरा ऐसे बना हुआ है इधर यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, करेक्ट। उसके अलावा वो यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पर एक बालकनी भी है, राइट। तो ज़रा कारपेट एरिया क्या हुआ, ये सारा अंदर वाला, इंक्लूडिंग द इंटरनल वॉल्स, नॉट द आउटर वॉल्स। आया समझ? ये पूरा तुम्हारा कारपेट एरिया हुआ इधर वाला, यहाँ से यहाँ तक। ये नहीं हुआ, ये वॉल्स नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है मैम। ठीक है। सर्विस शाफ्ट एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल नहीं आई है ना। फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल, एरिया अंडर सर्विस शाफ्ट्स, एक्सक्लूसिव बालकनी और वरांडा एंड एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया। बट तो बाहर वाला चीज़ें नहीं आएंगी। उसके अलावा अगर तुम्हारा खुद का, देख अगर बिल्डिंग की बालकनी है या बिल्डिंग का कुछ टेरेस है वो तो वैसे ही नहीं आएगा, है ना। पर अगर तुम्हारी एक्सक्लूसिव बालकनी, एक्सक्लूसिव वरांडा है तो भी नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने एक्सक्लूसिव बोला है। एक्सक्लूडिंग द एरिया, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय एक्सटर्नल वॉल्स, एरिया अंडर सर्विस शाफ्ट्स। सर्विस शाफ्ट्स मतलब वो लिफ्ट टाइप की चीज़, ठीक है, उसके नीचे का एरिया वो भी है। वो कैसे, वो नहीं आएगा एज द केस में विच इज़, हाँ, कवर्ड बाय द एक्सटर्नल एरियाज, एरिया अंडर सर्विस शाफ्ट, एक्सक्लूसिव बालकनी, वरांडा एंड एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया, बट इंक्लूड्स द एरिया कवर्ड बाय द इंटरनल पार्टीशन वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। द एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव बालकनी और वरांडा एरिया means the area of the balcony or veranda as the case may be which is appurtenant to the net usable floor area of the apartment। appurtenant मतलब attached, ठीक है। तो ऐसा कोई बालकनी, ऐसा कोई वरांडा जो आपके अपार्टमेंट के साथ अटैच्ड है, फिर भी हम उसको नहीं गिन रहे हैं ना। तो मीन्स द एरिया और द बालकनी और वरांडा एज द केस में विच इज़ अपॉर्टेंट टू द नेट यूजेबल फ्लोर ऑफ योर अपार्टमेंट। इस तेरा नेट यूजेबल फ्लोर तेरा ये था, इसके साथ ही अटैच्ड है, राइट, फिर भी हम इसको नहीं गिन रहे, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मेंट फॉर एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द अलॉटी, एन एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया मीन्स द एरिया ऑफ ओपन टेरेस विच इज अपॉर्टेंट टू द नेट यूजेबल फ्लोर ऑफ एरिया ऑफ द अपार्टमेंट मेंट फॉर एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द अलॉटी। तेरे एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए था, फिर भी कारपेट एरिया में कवर नहीं होता। आया समझ? आया। उसके बाद तुम्हारा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मीन्स, ये तुमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था, याद है, जब भी तुम अपना घर कंस्ट्रक्ट करते हो तो एक टाइम के बाद जब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, एन अथॉरिटी कम्स एंड चेक्स की इज इट रियली कंप्लीटेड, देन यू गेट अ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कि नाउ इट इज़, मतलब अब ये रहने लायक बन गया है, ठीक है। तो वही मीन्स द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और द बिल्डिंग परमिट और द कंस्ट्रक्शन परमिट बाय वट एवर नेम कॉल्ड issued by the competent authority to allow or permit the promoter to begin development works on an immovable property as per the sanctioned plan। जो भी आगे तुमने काम करना है उसमें तुम कर सकते हो, ठीक है। नहीं, उल्टा बोल दिया, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट था, ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है। हाँ हाँ भी तुम बोल देते हो, इतना बढ़िया। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट काम शुरू करने का सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी कि काम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब रहने के लिए तैयार है, तो ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है। काम शुरू होने का, हाँ, मीन्स कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और बिल्डिंग परमिट और द कंस्ट्रक्शन परमिट बाय व्हाटएवर कॉल्ड इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्यों इशू हो रहे हैं? टू अलाउ और परमिट द प्रमोटर टू बिगिन डेवलपमेंट वर्क ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द सैंक्शनड प्लान, ठीक है, टू स्टार्ट द वर्क। ठीक है। यहाँ तक डन है। हाँ ठीक है। कॉमन एरिया हो, अभी कॉमन एरिया वो एरिया होता है, अगर मान लो तुम किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, ठीक है, तो उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ जहाँ तुम जा सकते हो ना, वो तुम्हारा कॉमन एरिया है।
स्टेयर्स पे तुम जा सकते हो, प्लेग्राउंड में तुम जा सकते हो, लिफ्ट में तुम जा सकते हो, राइट। टेरेस पर जा सकते हो, पार्क है कोई नीचे वहाँ जा सकते हो, कॉमन पार्किंग की जगह पे जा सकते हो, जहाँ जहाँ जा सकते हो वो तुम्हारा कॉमन एरिया, करेक्ट। जो तुम्हारा पर्सनल एरिया है वो तुम्हारा पर्सनल है, कॉमन एरिया मतलब जहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। राइट। हाँ, देख लो, कॉमन एरिया मीन्स द एंटायर लैंड ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और वेयर द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड इन द फेजेस एंड रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट इज सॉट फॉर अ फेज द एंटायर लैंड फॉर दैट पर्पस। मतलब एक ऐसी जगह, जैसे मान ले मैंने अपना सोचा हुआ है कि मेरा जो भी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, ठीक है, वो इतने एरिया का है। मतलब मैंने सोच लिया कि ये तो एक बिल्डिंग थी ना, तो अगर मान ले इतना एरिया है जहाँ पर ये एक और बिल्डिंग बनने वाली है, उसके अलावा मैं यहाँ पर एक जिम बनाने वाली हूँ और यहाँ पर एक बच्चों का प्लेग्राउंड बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सारा एरिया तेरा कॉमन एरिया हो गया, क्योंकि तू ये सब जगह पे जा सकता है। ये कॉमन एरिया है सर, जहाँ एक और बिल्डिंग बनने वाली है। अरे मतलब अगर तेरे दोस्त का घर तो जा नहीं सकेगा क्या वहाँ पर? हाँ ठीक है, समझ मतलब वहाँ का स्टेयरकेस, सारा कुछ, एवरीथिंग इज अ कॉमन एरिया, राइट। किसी के घर में नहीं घुसोगे तुम, समझ गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब तुम्हारा कॉमन एरिया हो गया। इधर इधर मान ले यहाँ पर अभी उसने पार्किंग के लिए जगह बना दी है, राइट, गाड़ियों की सब जगह पर, वो भी कॉमन एरिया हो गया। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारा तुम्हारा कॉमन एरिया है। तो अगर कॉमन एरिया, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में क्या पैराग्राफ समझाया कि एंटायर लैंड ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड इन फेजेस, पूरी ज़मीन तुम्हारा कॉमन एरिया है। पर अगर मान लो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो हो रहा है वो फेजेस में हो रहा है। फेजेस में कैसे? एक बिल्डिंग बनेगी और एक हम लोग प्लेग्राउंड बना देंगे साथ में, बाकी लोग रहने लग जाएंगे, उतने बिल्डिंग और प्लेग्राउंड का हम सर्टिफिकेट ले लेंगे कि भाई ये कंप्लीट हो गया है। जैसे ही वो कंप्लीट का सर्टिफिकेट मिल गया, लोग आने लग गए, रहने लग गए, मुझे कुछ पैसा आने लग गया, फिर मैं अगला शुरू कर दूँगी। तो फेजेस में कंप्लीट हो रहा है वो, राइट। तो इन एनी केस, और वेयर द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड इन फेजेस एंड रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट इज सॉट भी फेजेस में द एंटायर लैंड फॉर दैट पर्पस। इकट्ठा बन रहा है या अलग अलग बन रहा है, पूरी ज़मीन तुम्हारा कॉमन एरिया मान लिया जाएगा, राइट। पहला लैंड ही बोला है, देख, सिर्फ पहले लैंड बोला है, अभी बिल्डिंग की बात नहीं करी है। उसके बाद अब आगे बात करेंगे, राइट। आगे वो लोग बोले स्टेयरकेस, लिफ्ट, दो बार क्यों बोला है? स्टेयरकेसेस, लिफ्ट्स, स्टेयरकेस एंड लिफ्ट लॉबीज़। अच्छा, जिस जगह से तुम जाकर, हाँ, जाके जाओगे, फायर एस्केप, कॉमन एंट्रेंस, एग्जिट्स ऑफ द बिल्डिंग, सारा कुछ तुम्हारा कॉमन एरिया। कॉमन बेसमेंट, टेरेस पार्क, प्ले एरिया, ओपन पार्किंग एरिया, कॉमन स्टोरेज स्पेसेस, है ना। द प्रीमाइसेस ऑफ द लॉजिंग ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। एक बंदा नीचे वॉचमैन का ऑफिस रखा है, वो हो गया, राइट। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अकोमोडेशन फॉर वॉच एंड वॉच स्टाफ और फॉर लॉजिंग ऑफ कम्युनिटी सर्विस पर्सनल। वहाँ पर एक जो बंदे रह रहे हैं उनका कुछ एरिया हमने दिया हुआ है उनको। इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, सैनिटेशन, जहाँ पर तुम्हारी टंकी लगी है, कोई मोटर लगा है, कहीं पर जा रहे हो, सैनिटेशन, एयर कंडीशनिंग, इंसर्नेटिंग, पता नहीं क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ वाटर कंजर्वेशन, कुछ ऐसा वैसा है तुम्हारे वहाँ पर। क्या हुआ, बारिश आ रही है? वाटर टैंक्स, सम्स, मोटर, फैन, कंप्रेसर्स, डक्स जहाँ पर लगे हैं। ऑल कम्युनिटी एंड कमर्शियल फैसिलिटीज़ इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अंदर वहाँ पर कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सेंटर बनाया, कुछ ऐसा कुछ बनाया। कमर्शियल फैसिलिटी कोई बनाई, छोटा शॉप बना दी बिल्डिंग की। देन ऑल अदर पोर्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट नेसेसरी फॉर कन्वीनियंट फॉर इट्स मेंटेनेंस, सेफ्टी एक्सेट्रा। ये सारा तुम्हारा कॉमन एरिया हो गया। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? कंपनी तो जान दो, क्या पढ़ोगे कंपनी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इस एक्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो थी ना वो सर्टिफिकेट दे रही थी तुमको। देखो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट वाले डब्बे में देखो, मीन्स द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होती है? कोई लोकल अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी क्रिएटेड और एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट which exercises authority over land under its jurisdiction and has the power to give permission for development, है ना। appropriate authority बोला तो कुछ भी authority हो सकती है। competent authority बोला, appropriate government बोला, हाँ, है ना। जो भी गवर्नमेंट, मौजूदा सरकार नहीं, appropriate government मतलब
स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिए तो स्टेट, सेंट्रल को पावर दिए तो सेंट्रल, कुछ ऐसा पंचायत म्यूनसिपैलिटी को पावर दिए तो वो, जिसको पावर दिए अंडर दिस एक्ट वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो गया। ठीक है, क्लैरिटी। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाती है फॉर एन एरिया। जैसे अब मान ले इस एरिया, इस सेक्टर का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई एक बंदा होएगा, किसी और सेक्टर का कोई और बंदा होएगा, ऐसा हो सकता है, राइट। देन यू हैव कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब कंप्लीट हो रहा है सर्टिफिकेट, है ना। पहले कमेंसमेंट था, बिजनेस बोल रही हूँ, बिल्डिंग बनाना शुरू कर दो। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मीन्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ और सच अदर सर्टिफिकेट बाय वॉट एवर नेम issued by the competent authority, certifying that the real estate project has been developed according to the sanctioned plan, layout and specifications as approved by the authority। ठीक है, कि मतलब बन के तैयार है, बन गया है, अभी भी आके रह सकते हो नहीं होएगा, बन गया है, आके रहने के लिए वो लोग और चेक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल्स, कुछ आउटलेट्स, कुछ सब कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा ना। बन के तैयार है, राइट। बन आके रहने के लिए 3 डेफिनेशन छोड़ दो, लास्ट में दिया हुआ है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। मीन्स द सर्टिफिकेट ऑफ सच अदर सर्टिफिकेट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड issued by the authority permitting occupation of any building as provided which has provisions for civic infrastructure such as water, sanitation, electricity। अब रह सकते हो। डन है, चलो बाकी की डेफिनेशन इतने ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ चलो रुक, एक सेकेंड रुकना, प्लानिंग एरिया में देख लेती हूँ। प्रोस्पेक्टस प्लानिंग एरिया देख लो, लास्ट के 2। हाँ, प्लानिंग एरिया मतलब प्लानिंग एरिया और डेवलपमेंट एरिया और लोकल प्लानिंग एरिया और रीजनल डेवलपमेंट प्लान बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड और एनी अदर स्पेसिफाइड बाय सच as such by the authority, by the government or any competent authority and includes area designated by the authority। कट कर दो, कुछ तो समझा दो। सच पच कच अप्रोप्रिएट चल। प्रोस्पेक्टस काम का है, मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस और अ नोटिस, सर्कुलर और अदर डॉक्यूमेंट ऑफरिंग, काम क्या कर रहा है इसका, सेल ऑफ एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इन्वाइटिंग एनी पर्सन टू मेक एडवांसेस और डिपॉजिट्स फॉर सच पर्पस। ठीक है, जिसके तहत आपसे पैसे मांगे जाएंगे, आपको एडवर्टाइज किया जाएगा कि आप यहाँ पर आके रह सकते हैं। ठीक है, बन रही बात। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर बता दिया, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, विद लेजिस्लेशन ऑफ पौंडीचेरी है तो यूनियन टेरिटरी की मांगी, यूनियन टेरिटरी दिल्ली है तो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ ये और ये और ये, बस ठीक है। तो ये तुम्हारी गवर्नमेंट होगी अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो सीधा हम जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कब करते हैं, सिर्फ ये पहले केस में और मेन पहले केस में। उसके अलावा यूटी की गवर्नमेंट जो भी होगी वो, और दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एक बनाई है, मिनिस्ट्री बनाई है वो, बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, वही मेन ध्यान देती है रेरा के अंदर, क्योंकि ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पार्ट नहीं प्ले कर सकती है सारे के अंदर। यहाँ तक ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ए बी सी और लास्ट पॉइंट जी मार्क करो, पढ़ लो फटाफट। रूल्स बनाते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाते हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाते हैं और लास्टली फंड बनाया करो ने बहुत बड़ा, जिसमें पैसा इकट्ठा हो रहा है, जिससे तुमसे पेनल्टी ले रहे हैं उसमें डाल रहे हैं एक्सेट्रा। डन। कर लिया मांग? मैं अगली वीडियो में डालती हूँ बाकी।